नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का एनजे सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज एमए फाइनल सोशोलॉजी के पेपर 7 का एक टॉपिक मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑफ आर के मुखर्जी राधा कमल मुखर्जी का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, इस विषय के ऊपर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। और स्टार्ट करते हैं। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑफ आर के मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने समाज के एक महाविज्ञान की कल्पना की थी तथा सभी सामाजिक विज्ञानों, विशेष रूप से अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र को परस्पर नज़दीक लाने का सफल प्रयास किया। उनके अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु व्यक्तियों में पाए जाने वाले परिस्थितिकीय संबंध हैं, इसलिए इसका वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके समाज के बारे में विचारों को महाविज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनुसार समाज के बारे में सामान्य सिद्धांत में परिस्थितिकीय सिद्धांत, समाजशास्त्र सिद्धांत और मूल्य एवं प्रतीकों के सिद्धांत को सम्मिलित करना अनिवार्य है। राधा कमल मुखर्जी जो इकोलॉजिकल थ्योरीज है उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने जोर दिया था। मुखर्जी ने सामाजिक विज्ञान में जो संदर्भ संरचना विकसित की, इसमें उन्होंने एक तो प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों में द्वैतता को मानने से इनकार कर दिया। दूसरे, सामाजिक विज्ञान के दर्शन को ज्ञान के एकीकरण से संबंधित बताया। मुखर्जी ने मूल्यों को सामाजिक विज्ञानों की मुख्य सामग्री माना। मूल्यों की सामाजिक संरचना तथा मूल्यों का सोपान व संस्करण स्पष्ट करके मुखर्जी ने मूल्यों के समाजशास्त्र की नींव रखी। उनके अनुसार मूल्यों को अनदेखा करके सामाजिक की वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता। मूल्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है। मुखर्जी ने मूल्यों की दो श्रेणियों, साध्य मूल्य और साधन मूल्य में विभाजित किया। प्रथम मूल्य वे लक्ष्य व संतुष्टि है जिन्हें मनुष्य समाज जीवन व मस्तिष्क के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं, जिनका व्यक्ति अपने व्यवहार में आंतरिकरण कर लेता है और जो स्वयं साध्य होते हैं। दूसरे वे मूल्य जो स्वयं साध्य मूल्य को उन्नत करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रथम प्रकार के मूल्य अमूर्त व लोकातीत होते हैं, जबकि द्वितीय विशिष्ट व अस्तित्वात्मक होते हैं। सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक नहीं होते हैं, अपितु परिस्थिति व क्षेत्रीय आधार पर विकसित होने के कारण इनमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यद्यपि मूल्य प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं, फिर भी इनकी प्रकृति और क्षेत्र सभी जगह एक समान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हिंदू विवाह से संबंधित मूल्य मुस्लिम विवाह के मूल्य अथवा पश्चिमी देशों के जो विवाह के मूल्य होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। उनके अनुसार मूल्य सिद्धांत सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना से संबंधित है, इसलिए इसमें स्थानीयता पाई जाती है। मुखर्जी ने भारतीय समाज के यथार्थ को समझने के लिए पश्चिमी समाज विज्ञान मॉडल को पूरी तरह अस्वीकार किया और उसके स्थान पर एक ऐसे सापेक्षिक सामान्य सिद्धांत का प्रयोग का सुझाव दिया जिसमें विशिष्टता के साथ साथ सार्वभौमिक मापदंड भी सम्मिलित हों। मुखर्जी ने बंद व्यवस्था का विरोध किया और स्वाभाविक व प्राकृतिक दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से भी वे पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें एक संगठित व्यवस्था हो तथा जिसमें स्वतः प्रेरणा से संरचनात्मक प्रकारात्मक समन्वय की दिशा में अंत्यक्रिया गतिशील होती हो। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि यद्यपि मुखर्जी के अध्ययनों में मार्क्सवाद का थोड़ा बहुत प्रभाव रहा, तथापि उन्होंने मार्क्सवाद को पूरी तरह से कभी भी स्वीकार नहीं किया। मुखर्जी जो है वो सामाजिक मूल्यों के ऊपर विशेष जोर देते थे और इसी आधार पर उनके अनुसार प्रथम प्रकार के मूल्यों को का जो संबंध है समाज व व्यक्ति के जीवन के उच्चतम आदर्शों और मूल्यों से संबंधित है।
जबकि द्वितीय मूल्यों का लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से मनुष्य का संबंध साध्य मूल्य की अपेक्षा साधन मूल्य से अधिक होता है, इसलिए इनकी विवेचना सामाजिक विज्ञानों में अधिक होती है। सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व निर्माण विशेष योगदान देते हैं। व्यक्ति सामाजिकरण के माध्यम से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यों को आंतरिक कर लेता है और मूल्यों में वृद्धि के कारण ही इसके नैतिक जीवन का विकास होता है। मूल्य ही व्यक्ति को ये बताते हैं कि उसे समाज में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये एक प्रकार से मानव अभियांत्रिकी का कार्य करते हैं। जीवन निर्वाह से संबंधित होने के कारण कुछ मूल्यों का जो स्थान है सबसे निम्न होता है। इनमें साधन बाह्य या क्रियात्मक मूल्य भी कहा जाता है। मुखर्जी ने मूल्यों और अपमूल्यों में भी भेद किया। समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत मापदंडों की उपेक्षा कर जब उसके विरुद्ध आचरण किया जाता है तो इस स्थिति को सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन अथवा अपमूल्य कहा जाता है। मूल्य और अपमूल्य में संघर्ष की स्थिति समाज के एकीकरण को प्रभावित करती है। राधा कमल मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र के विकास को में अद्वितीय योगदान दिया। पीसी जोशी ने लिखा कि मुखर्जी को एक पुनर्जागरण व्यक्ति के रूप में सदैव याद रखा जाएगा, जिसने एक तरफ ज्ञान के एकीकरण तथा दूसरी तरफ सोचने व कार्य करने के एकीकरण का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और चिंतन में व्यक्ति के खंडकीय और अलगाव, जो भारत के औद्योगिक युग में परिवर्तन की विशेषता है, इसका विरोध का प्रतिनिधित्व किया। उनका विरोध पश्चिमी उद्योगवाद के अमानवीकरण के प्रति भी रहा। मुखर्जी ने भारतीय सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए पश्चिमी समाज विज्ञान मॉडल को पूरी तरह स्वीकार किया और इसके स्थान पर एक ऐसे मानव सापेक्षिक सामान्य सिद्धांत का प्रयोग का सुझाव दिया जिसमें विशिष्टता और साथ साथ सार्वभौमिक मापदंड भी सम्मिलित होने चाहिए। साथ में मुखर्जी ने बंद व्यवस्था का विरोध किया। स्वाभाविक और प्राकृतिक दर्शन और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से भी पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें एक संगठित व्यवस्था हो, जिसमें स्वतः प्रेरणा से संरचनात्मक प्रकारात्मक समन्वय की दिशा में अंत्यक्रिया गतिशील होती हो। मुखर्जी का जो योगदान है वह अद्वितीय है। इसके बारे में कह सकते हैं कि जो श्रीवास्तव के अनुसार दर्शन हमें सत्यता क्या है को जानने के लिए और सत्य को खोजने की प्रक्रिया ढूंढने में सहायक है। राधा कमल मुखर्जी के ने दर्शन को पहले अर्थ में लिया, जबकि अन्य सामाजिक वैज्ञानिक दर्शन के दूसरे प्रकार को मानते हैं। उनके लिए सामाजिक ज्ञान का दर्शन सामाजिक घटना के सामान्य या एकीकृत सिद्धांत से संबंधित है। वे मानवीय ज्ञान के एकीकरण में एक यंत्र का कार्य करते हैं। उन्होंने मूल्यों को सामाजिक विज्ञानों की मुख्य सामग्री माना, क्योंकि मूल्य मुक्त विज्ञान मानव अनुभव की व्याख्या नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति स्पष्ट करने और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक विज्ञानों का वर्गीकरण करके समाजशास्त्र को महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुखर्जी का सामाजिक मूल्य सामाजिक परिस्थिति में विशेष योगदान है। उन्होंने मूल्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है ये प्रमाणित किया और मुख्य रूप से उन्होंने मूल्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। इसका मैंने आपको विवेचन किया। साधन प्रथम मूल्य तो लक्ष्य और संतुष्टियाँ जिन्हें मनुष्य समाज जीवन में मस्तिष्क के विकास विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं, जिनका व्यक्ति अपने व्यवहार में आंतरिकरण कर लेता है और जो स्वयं साध्य होते हैं। दूसरे वे मूल्य जो स्वयं साध्य मूल्यों को उन्नत करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और इस प्रकार के मूल्य क्या होते हैं? अमूर्त व लोकातीत होते हैं, जबकि द्वितीय जो होते हैं विशिष्ट और अस्तित्वात्मक होते हैं। तो इस प्रकार राधा कमल मुखर्जी ने अपने सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार सामाजिक मूल्य जो होते हैं उनका क्या योगदान होता है, और साथ में उन्होंने ये भी समझाने का प्रयास किया कि जो पारिस्थितिकी सिद्धांत हैं उनका क्या योगदान है। समाजशास्त्र सिद्धांत और मूल्यों में प्रतीकों के सिद्धांत को सम्मिलित करना क्यों अनिवार्य है
इसके माध्यम से उन्होंने अपने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझाने का प्रयास किया और इसमें मार्क्सवाद संबंधी जो उनका दृष्टिकोण है वो स्पष्ट होता है। तो ये मैंने आपको राधा कमल मुखर्जी का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्या है ये समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।